हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? अब हम लोगों ने एमएमई भी कर लिया, एसएमई का भी पेपर अभी जस्ट आपका कंप्लीट हुआ है एंड नाउ वी हैव मूव टू अ न्यू ईयर 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि आप मेरे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ईगरली यू वर वेटिंग फॉर माई वीडियो। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया बच्चे क्योंकि सिलेबस में अपडेशन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। नाउ द रिवाइज्ड सिलेबस आफ्टर मीटिंग ऑन 14th दिसंबर इज आउट। नाउ वी आर हियर विद द वीडियो हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स। तो इसमें बच्चे हम लोग देखेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स डायरेक्टली नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने आपको एमएमई 1 में ही बताया था, हर वीडियो में बताते हैं कि एमएमई 1, एमएमई 2 और एसएमई, स्पेशली एसएमई, अगर स्टैट्स आपने नहीं पढ़ा है तो इकोनोमेट्रिक्स कुछ नहीं समझ में आने वाला, फिर छोड़ दो, मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। इसलिए स्टैट्स तो पढ़ना मस्ट है बच्चे। तो सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्टैट्स का बेसिक्स तैयार करना होता है हमें, फिर इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट होता है। इकोनोमेट्रिक्स इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एंड मैट्रिक्स। इकोनॉमिक्स तो आपको पता है, बिजनेस रिलेटेड जो भी बातें हम पढ़ते हैं, और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी बातें होती है उनका खास मेजरमेंट जो होता है, उन सारे चीजों को माइक्रो मैक्रो से निकाल करके एक इकोनोमेट्रिक्स पेपर में डाल दिया गया है। तो इकोनोमेट्रिक्स को हमेशा थर्ड या फोर्थ में ही रखा जाता है क्योंकि थर्ड तक बच्चे थोड़ा थोड़ा माइक्रो मैक्रो का नॉलेज ले लेते हैं, एमएमई एसएमई का नॉलेज ले लेते हैं, फिर उनको इकोनोमेट्रिक्स समझ में आती है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको ट्रिक्स भी बोलते हैं, इकोट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा लेंदी वर्ड हो जाता है। तो आगे अगर ट्रिक्स वर्ड यूज करेंगे तो आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनोमेट्रिक्स। तो देखो बच्चे, ट्रिक्स के लिए कुछ हमें बेसिक्स चाहिए। वैसे तो बेसिक्स आपको पता ही है, मैंने सारे सिलेबस लिख रखे हैं। And this video is exclusively for the students who are now in 4th SEM in 2021-2022। उन्हीं बच्चों के लिए है। तो देखो बेसिक्स हमें चाहिए, सिलेबस में मैंने बेसिक्स डिवोर बुक जो हमारी चल रही थी एसएमई में, उसी बुक को कंटिन्यू करेंगे अभी। उसके बाद से फिर इकोनॉमिक्स में जाएंगे जहां पर हमारे डीएन गुजराती और डॉगर्टी बुक लगेगी, हमारी दो बुक्स। वैसे हमें दोनों बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो, कई बच्चे होते हैं कि नहीं मैम हमें बुक परचेज करना है, तो आप सिर्फ गुजराती की बुक परचेज करना। और वैसे जो रीडिंग आपको मिलती है, रीडिंग में सभी कंबाइंड फॉर्म में होते ही हैं। अब बच्चे बेसिक्स में हमें क्या क्या चाहिए? तो बेसिक्स में हमें चाहिए चैप्टर 4 व्हाट वी हैव डन इन सेमेस्टर थर्ड, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8। जिन्होंने नहीं पढ़ा था सेमेस्टर थर्ड वो एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन पैकेज लेकर के, नंबर जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है 9311377321, वहां पे हेविली डिस्काउंटेड फी में हम लोगों ने आपके लिए पैकेज रख रखा है ताकि बच्चे इसको लेने में हेजिटेट ना हो और सभी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए बच्चे पैकेज बनाया गया है, हेविली डिस्काउंटेड पैकेज। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 4th सेम में अभी गए हैं, उनको 4, 5th, 7th और 8th, कम से कम ये 4 चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है थर्ड सेम से। तब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार बच्चे रिवाइज कर जाना है, आपको फिर असाइनमेंट और पीपी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप इतना पढ़ लोगे, फिर हम लोग आएंगे इस पे 7.3 पे, दैट इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल सैंपल वेरिएंस। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें अभी समझ में आएगा जो बोलने जा रहे हैं। हमने किया था सेमेस्टर थर्ड में जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो भी किया था, दैट वाज फॉर ओनली पॉपुलेशन मीन एंड प्रोपोर्शन। दो चीजों के लिए किया था, मीन एंड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए नहीं किया था बच्चे, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला भी हमें सीखना है। इनसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा जो बेसिक्स है, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन पेपर, लेकिन ये करना जरूरी होता है क्योंकि ये सारे टेक्निक्स इकोनोमेट्रिक्स में कहीं ना कहीं रैंडमली कभी भी यूज हो जाते हैं। कभी भी अचानक से आ जाएगा वी अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट, वी आर गोइंग टू अप्लाई एफ टेस्ट, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज काई स्क्वायर, व्हाट इज एफ टेस्ट, हाउ डू वी डील विथ टू पॉपुलेशन, तभी तो आप समझ पाओगे। उन्होंने सिलेबस से जरूर इसको हटा दिया जो कि पहले इंक्लूडेड होता था, लेकिन हम लोग फिर भी अपना बेसिक्स करेंगे। दैट मीन्स दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट इट इज नेसेसरी टू डू दीज टॉपिक्स बिफोर स्टार्टिंग रियल इकोनोमेट्रिक्स। तो बच्चे चैप्टर 7.3 में, इट्स नॉट 7.3 बट एक्चुअली इट इज 7.4। 7.4 में हम लोग करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इस पे मेरा वीडियो भी बन चुका है यूट्यूब पे, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट इज चैप्टर 9 फॉर टू पॉपुलेशंस।
अब दो पॉपुलेशन होंगे बच्चे, दोनों का सैंपल लिया, फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल। सपोज करो फर्स्ट सैंपल का मीन आया है 10, दूसरे सैंपल का मीन आया है 20। अभी तो देखने से आपको लग रहा है कि 10 और 20 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर इस सैंपल का साइज बढ़ाते जाए, इस सैंपल का भी साइज बढ़ाते जाए, दोनों को वेरी लार्ज बना दें, तब भी क्या डिफरेंस होगा दोनों के एवरेज में? तो ऐसी चीजें हमें पढ़नी है। मतलब दो दो सैंपल को डील करेंगे इन चैप्टर 9। तो जिन्होंने 7 और 8 किया हुआ है थर्ड सेम में, उनको 9 बड़े आराम से स्मूथली समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया उन्हें लैंग्वेज ही बहुत अजीब लगेगा, इसलिए पहले बच्चे आप थर्ड सेम का कर लें। इतना बेसिक्स करने के बाद नाउ हमारा बेस फाउंडेशन बन चुका है। अब हम इकोनोमेट्रिक्स पे जा सकते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में बच्चे हमारा सिलेबस होगा चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप, जो कि खुद के पढ़ने के लिए है। नाउ दिस चैप्टर यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, DIY मैंने बना दिया है। यानी ये चैप्टर अगर टीचर पढ़ाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, सारे बच्चे सो जाएंगे। तो एक चैप्टर आपकी जिम्मेवारी है कि खुद से पढ़ जाओ। नेचर एंड स्कोप की आखिर इकोनोमेट्रिक्स हम पढ़ते क्यों है, इसका क्या स्कोप है, ये सब छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें ये आपको खुद पढ़ना है। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन पेपर, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद से बच्चे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन 2 वेरिएबल्स। मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है लीनियर वाला, वही सिर्फ हमें पढ़ना है। x में भी एनीथिंग। तो इसमें बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन सेविंग, इनकम सेविंग, बहुत कुछ है, प्राइस डिमांड, बहुत कुछ मॉडल्स होंगे। एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट वी विल बी डूइंग इन चैप्टर 3। तो जैसे इसमें हम लोगों ने ये भी एक एग्जाम्पल में बताएंगे कि हर चैप्टर से हम लोग क्या क्या नॉलेज लेते हैं और किसी एक मॉडल में कैसे लगाते हैं। तो एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है चैप्टर 3 में। फिर मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, जब आप 2 वेरिएबल के साथ इन दोनों चैप्टर्स में करना जान जाओगे, तब उसी चीज को हम लोग मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन में भी लगाएंगे चैप्टर 4 में। यानी जिन बच्चों ने 2 और 3 पढ़ा है, 2 पढ़ोगे तभी 3 समझ में आएगा, 2 और 3 पढ़ोगे तभी 4 भी समझ में आएगा। इसलिए आप ये कोशिश मत करना डायरेक्टली 4 चलो अब मेरा मन कर रहा है इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करने का, चैप्टर 4 से ज्वाइन कर लेते हैं बैच, तो बच्चे नहीं समझ में आएगा। तो 2 पढ़ना है, फिर 3 पढ़ना है, फिर 4 पढ़ना है। नेक्स्ट इज जब आप ये तीनों पढ़ लोगे तब आप फंक्शनल फॉर्म पढ़ोगे और जानेंगे कि सिर्फ लीनियर ही नहीं होता, लीनियर ही नहीं होता मॉडल। मॉडल बहुत सारे फंक्शनल फॉर्म्स को ओबे करते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक रूल भी होगा, लॉग वाला भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी होगा, बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद से डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में भेदभाव किया जाता है मेल और फीमेल में, या व्हाइट और ब्लैक में। अब तो खैर बहुत सोसाइटी डेवलप कर गया है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता पीपल में। लेकिन अभी भी अमेरिका में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। वहां पे ना व्हाइट लोगों को ज्यादा सैलरी दी जाती है, ब्लैक लोगों को सैलरी कम दी जाती है। हिस्पैनिक एक वर्ड होता है, जिनको स्पेनिश आती है और जो व्हाइट पीपल होते हैं उनको जो है ज्यादा सैलरी दी जाती है, और जिनको स्पेनिश नहीं आती उनको कम दी जाती है, लाइक दिस वे। तो वहां जो भेदभाव किया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव। तो वैसे मॉडल्स हमें बनाने होते हैं कि अगर मेल होगा तो उसका एवरेज कितना आएगा, फीमेल होगा तो उसका एवरेज कितना आएगा, अगर व्हाइट पीपल है तो कितना एवरेज आएगा, ब्लैक पीपल है तो कितना एवरेज आएगा, लाइक दिस वे। कोई पार्टी का मेंबर है तो उसका क्या होगा, कोई पार्टी का मेंबर नहीं है। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर क्वालिटेटिव। बस दो ही चीज में आंसर होगा, येस और नो। अब कितना परसेंट पार्टी का मेंबर है ये तो मेजर नहीं कर सकते ना, या तो वो होगा येस या फिर नो। तो ऐसे क्वालिटेटिव डेटा के लिए एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डमी वेरिएबल। ऐसे भी मॉडल्स होंगे, तो हम लोग स्टडी करेंगे कि ये कैसे एक्स जो है वो वाई को अफेक्ट कर रहा है। स्पेसिफिकेशन एरर, कभी कभी जब हम मॉडल बनाते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स मिस हो जाते हैं, या फिर कभी कभी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ज्यादा ओवर स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं अरे मैं इसमें ये भी इंक्लूड कर देता हूँ, वो भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप राइट हैंड साइड पे कितना अप्रोप्रिएट वेरिएबल डालोगे, दैट वी हैव टू डील इन ऑल दीज 4 चैप्टर्स। इसमें ना अपडेशन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, करेक्शन ऑफ मॉडल। जो मॉडल हमने सजेस्ट किया उस मॉडल का करेक्शन किया जाता है कि उसमें स्पेसिफिकेशन एरर है या नहीं है, मल्टीकोलिनियरिटी है या नहीं है, हेट्रोसिडासिटी। हेट्रोसिडासिटी, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। सिडासिटी इज यूज्ड फॉर वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस अलग अलग है तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इन चारों चैप्टर में ऑल दीज आर थियोरी, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन ये सारे चैप्टर भी तभी समझ में आएंगे जब आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स करके आओगे। तो 7, 8, 9, 10 में आपको थ्योरी रटनी है, और हार्डली 2-3 टेस्ट होंगे, उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, वो प्रैक्टिस करना होगा।
तो हेट्रोसिडासिटी में हेट्रोसिडासिटी क्या होता है, जैसे हर चैप्टर में व्हाट इज स्पेसिफिकेशन एरर पहला टॉपिक होगा, ये क्यों आता है, फिर इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे, रिमेडी कैसे पाएंगे। तो ये 3 टॉपिक हर चैप्टर में होगा। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होता है, का कारण क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, हाउ वी कैन गेट द रेमेडी फ्रॉम मल्टीकोलिनियरिटी। फिर हेट्रोसिडासिटी में भी यही है, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसिडासिटी, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर कॉजेज क्या क्या है, और इनको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक हर जगह होगा, मतलब मीनिंग, फिर व्हाट आर प्रॉब्लम्स, इनके होने से हमारे मॉडल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी रास्ते में, उसके बाद से रेमेडी भी पढ़ना है, एंड हाउ टू रिमूव, कॉजेज भी पढ़ना है, कॉजेज क्या थे इनके। ये 4 टॉपिक जो है हर चैप्टर में चलेगा। 7, 8, 9, 10 जब आप पढ़ोगे ना, सब जगह यही मेन हेडिंग बनेगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो। तो ऑटो कोरिलेशन मतलब खुद का खुद के साथ कोरिलेशन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर की प्राइस जो है वो इस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करेगी, और इस ईयर की प्राइस पिछले साल के प्राइस पे डिपेंड कर रही है। तो प्राइस का खुद के साथ रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ हमने एमएमई में भी पढ़ा था ना, डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन पढ़ा था कि समथिंग वैल्यू वाई टी इज डिपेंडिंग अपॉन वाई टी माइनस 1। उसी तरीके से ऑटो कोरिलेशन भी हमें पढ़ना है। तो ये तो था इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस। उसके बाद से बच्चे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग कैसे, इतना 10 चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या कुछ कम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बच्चे। मान लो मैंने आपको एक मेरे पास मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए, अब मुझे जो है फॉरेन में इन्वेस्ट करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एंड आई वांट टू नो, अगर मुझे मान लो चाइना में फैक्ट्री लगानी है अपने कार की, मुझे ये पता लगाना है कि आखिर चाइना में मेरे कार का डिमांड क्या होगा। तो देखो, इधर बना लिया डिमांड ऑफ कार। अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, चाइनीज लोगों का जो होगा हमारा प्राइस। अगर आपको चाइना नहीं पसंद है तो आप कोई और कंट्री भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी भी फॉरेन कंट्री में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्राइस ले लो। प्राइस तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे। जो भी, जहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है या जो बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं होते, वहां प्राइस मैटर करता है। प्राइस ना कभी कभी 78% तक अफेक्ट करता है डिमांड को, या कभी कभी सिर्फ 60%। ये सब भी निकालना है हमें इकोनोमेट्रिक्स में, कितना परसेंट ये अफेक्टेड हो रहा है। प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद से है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कई लोग तो लोन पे लेते हैं ना गाड़ियां, देखे होंगे आपने। तो कभी कभी दिवाली के टाइम में इंडिया में भी जैसे कार लोन मेला निकलता है, वैसे ही हर कंट्री में किसी फेस्टिवल के टाइम में अट्रैक्टिव पैकेजेस बनाए जाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट कुछ परसेंट घटा दिया जाता है, तो सभी लोग अट्रैक्ट हो, चलो इस बार इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, कार ले ही लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी डिटरमाइन करता है कि व्हाट विल बी डिमांड ऑफ आवर कार इन अदर नेशन, या कोई सिटी या कुछ भी आप ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट के साथ और भी बहुत सारे हैं, लाइक इंडिविजुअल इनकम। प्राइस के साथ साथ उनकी इनकम कितनी है ये भी तो मैटर करता है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने बना दिया कलर, मेरे अंदर का ओवर स्मार्टनेस जाग गया, मैंने कलर बना दिया, फीचर्स बना दिया। फिर बहुत सारे ग्राउंड क्लियरेंस, जो जो आप लोग अगर गाड़ी चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। पावर स्टीयरिंग, खैर अब तो ये सब में होने लगा है पावर स्टीयरिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये सब, ये आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर 2, 3, 4 में। आप मॉडल बना लोगे, जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स का चैप्टर 2, 3, 4 है, वो आपको हेल्प करेगा इन सब का कोफिशिएंट निकालने में, मॉडल तैयार करने में, इन वेरिएबल्स को लेकर के। उसके बाद से आते हैं आप स्पेसिफिकेशन एरर पे। तो स्पेसिफिकेशन एरर कहेगा कि इतना सारा वेरिएबल इंक्लूड करने का जरूरत क्या है, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। और ये हार्डली 0.001% अफेक्ट करता है, 0.002% अफेक्ट करता है, इतना कम। इन सब को मिला करके एक अलग ही बना लो एरर वेरिएबल। तो स्पेसिफिकेशन एरर में ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें कुछ वेरिएबल ऐड करना है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल छूट तो नहीं गया, या फिर कोई हमने बहुत अनइम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इजी सा, बहुत बेकार सा, फालतू सा वेरिएबल कहीं हमने इसमें इंक्लूड तो नहीं कर लिया। तो कहीं इंक्लूड तो नहीं कर लिया और कहीं कोई छूट तो नहीं गया, यही कहलाता है स्पेसिफिकेशन एरर। तो ये हम लोग जज करना सीखेंगे। उसके बाद से कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट रेट इसी पे डिपेंड कर रहा हो, इंडिविजुअल इनकम पे,
या फिर प्राइस इस पे डिपेंड कर रहा हो, इंटरेस्ट रेट पे, कहीं ये आपस में एक दूसरे को अगर रिलेट करने लगे तो दैट इज कॉल्ड ऑटो मल्टीकोलिनियरिटी। ये आपस में अगर एक दूसरे से रिलेटेड होने लगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद से ऑटो कोरिलेशन है। ऑटो कोरिलेशन में तो अलग ही टाइप के मॉडल पड़ेंगे। फिर हेट्रोसिडासिटी है कि इन सब का जो वेरिएंस निकाला जाएगा अलग अलग। इसका कोफिशिएंट बच्चे बीटा 1, इसका कोफिशिएंट बीटा 2, बीटा 3, लाइक दिस वे बीटा 4, और एक अलग से कांस्टेंट आता है बीटा 5। तो अब कितने वेरिएबल आने चाहिए, इसमें आपको पता है कौन हेल्प करेगा, किस किस वेरिएबल को लेना चाहिए, कौन सा पेपर हेल्प करेगा? आपने अभी तक पढ़े रखे हैं माइक्रो, मैक्रो, एमएमई, एसएमई, कौन सा पेपर आपको हेल्प करेगा? यस, माइक्रो एंड मैक्रो। ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा कि आखिर डिमांड ऑफ कार किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। आपकी ये तार्किक क्षमता हो जाएगी किसको किसको हम इंक्लूड करें। फिर एसएमई जो है वो आपको, मैथ्स जो है वो आपको लीनियर मॉडल बनाने में हेल्प करेगा, और मैथ्स जो है वो आपको इन सब को निकालने में हेल्प करेगा। बीटा 1 बीटा 2 इक्वेशन बना बना करके ना, यही सब हमें पढ़ना है इकोनोमेट्रिक्स में। फिर कोई एरर है या नहीं, तो हर चैप्टर की बारी बारी से जरूरत पड़ी जाती है। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां तक तो हमने मॉडल बनाना सीख लिया, फंक्शनल फॉर्म भी पहचान लेंगे कि लीनियर ही है या लॉग मॉडल है या एक्सपोनेंशियल मॉडल है या कौन सा मॉडल है, कोई डमी वेरिएबल इंक्लूड करना है या नहीं, ये हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी में पता लग जाएगा। उसके बाद से ठीक ठाक करना मॉडल को, एप्रोप्रिएट मॉडल जज करके बनाना, एप्रोप्रिएट बनाना, मेकिंग एप्रोप्रिएट, इसमें हेल्प करेगा 7, 8, 9, 10। तो जब आप ये 10 चैप्टर पढ़ लोगे इकोनोमेट्रिक्स, तो फिर आपका 5th से में आएगा अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। फिर हम मॉडल में सही में अप्लाई करेंगे। आपने घर पे देखा होगा कि रिसर्च वगैरह के लिए लोग आते रहते हैं, तो वो सारा कुछ यही होता है। तो इकोनोमेट्रिक्स में अगर आप पढ़ लेते हो ढंग से, तो पता है आपकी अच्छी अच्छी जॉब लगती है। इकोनोमेट्रिक्स स्टैट्स ऑनर्स वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, एमबीए वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होता है। अब किसी कंपनी को, अब जब आप ये सारा मॉडल तैयार करके दे दोगे डिमांड ऑफ कार का, तब वो डिसीजन लेगी कि मुझे इस साल कितने कार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। समझ में आई बात? तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है इकोनोमेट्रिक्स, काफी बड़े बड़े डिसीजन में हमें हेल्प करता है। जब ये मॉडल आ जाएगा, तब ये हमें हेल्प करेगा कि अगर 1 साल बाद हम अपनी फैक्ट्री लगाने वाले हैं उस कंट्री में, तो डिमांड ऑफ कार इतना होगा, तो 1 साल में हमारा टारगेट होगा इतना कार मैन्युफैक्चर करने का। तो कितना बड़ा फैक्ट्री लगाएं, कितना बड़ा लैंड ले, कितने इंजीनियर्स को ले जाए, ये सारा कुछ डिसीजन इसी पे डिपेंड करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी अगर इसमें डिस्कशन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चे वो पढ़ना ही हमें इकोनोमेट्रिक्स में, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हट जाओ, सिलेबस से बाहर निकल आओ। हमारा एग्जाम कैसा होगा, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, 3 सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हो। ओबीई एग्जाम में 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई 4 करना होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बस 4 ही करना है, लेकिन 4 का ए बी सी, और फिर ए में भी 4 पार्ट, बी में भी 3 पार्ट, सी में भी 3 पार्ट, ऐसे मिलाकर के एक क्वेश्चन में 10 से 12 पार्ट हो जाते हैं। तो आप मान करके चलो कि 40 से 50 के बीच में इतने सब पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स करने होते हैं। जानबूझ करके ऐसा पेपर बनाते ताकि बच्चों को टाइम ना बचे इधर उधर चीटिंग वीटिंग करने का। और बच्चे इस बार आप समझ सकते हो कि 3rd सेम में क्या हुआ था, काफी ज्यादा ये हो गया था, सॉल्यूशंस वगैरह। सबके पेपर अगर एक जैसे हो जाएंगे, सबके पेपर अगर एक जैसे हो जाएंगे, तो नंबर एवरेज बिठा दिया जाता है। इवन इफ यू डिजर्व अ गुड मार्क्स, आपको एवरेज ही मिलेगा। तो आपको खुद से पढ़ना है, खुद से आंसर तैयार करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर अलग होगा, तो टीचर ऑटोमेटिकली आपको आपके अकॉर्डिंग जजमेंट करके नंबर देगा। तो आप इस बार पढ़ो ध्यान से, और ये चीज नहीं होना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। आप खुद का अपना सोल्यूशन लिखो, तभी आपका परसेंटेज बढ़ेगा, अदरवाइज फिर परसेंटेज नॉर्मल गिर जाएगा। और कोर्स प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या आपको ऑफर करेंगे, तो ऑनलाइन, हम लोग आपको देंगे ऑनलाइन लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस। हमेशा से आप लोग जानते ही हो, ऑनलाइन लाइव में हमारी 5 डेज क्लास, 5 डेज अ वीक क्लास लगती है। 5 डेज बस आपको एक बार मीटिंग ज्वाइन करा लेना है, उसके बाद का सारा बर्डन हमारा है कि हम कैसे कंप्लीट कराते हैं। ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि आप हाथों हाथ अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं सब कुछ डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी बात के लिए नहीं बचता। लेकिन कई बच्चे बिजी होते हैं, कुछ दूसरे जॉब या दूसरे एक्टिविटीज में वो लोग बिजी होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बच्चे ऑफलाइन भी ले सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस। वैसे ऑनलाइन वालों को भी रिकॉर्डेड वीडियोस का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। उसके बाद से पीपी असाइनमेंट दोनों के लिए है। डाउट क्लास तो आपको पता ही है, हमारी जो क्लास आपके साथ लगती है, लाइक 8 to 9:30 अगर क्लास डिसाइड हुआ है, तो 9:30 ऑटोमेटिकली डाउट क्लास आपका शुरू हो जाएगा। तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस वाले बच्चे भी डाउट क्लास के लिए आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिकॉर्डेड ले लिया तो हमसे कनेक्शन टूट गया।
आप बच्चे उनसे कनेक्ट कर सकते हो, 9:30 पे आपको जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। इसके से टेस्ट भी होता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि डीयू का कोई भरोसा नहीं है, अचानक से कह देती है एग्जाम लेंगे, अचानक से कह देती है एग्जाम नहीं लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लायक, सारा डर खत्म करने के लिए टेस्ट लेना जरूरी है। उसके बाद से एग्जाम के पहले रिवीजन भी लगती है हमारी, क्रैश कोर्स और रिवीजन बैचेस भी लगती है, आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हो। अब इतने के बाद पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का तरीका होगा कि आप नोटबुक लेकर के बैठें क्लास में, एक मोटी सी नोटबुक बनाना, क्योंकि एक ही जगह सारा कुछ रहेगा तो फिर ढूंढने में आसानी होगी। कैलकुलेटर आपको लेकर के बैठना है। उसके बाद से आपके पास ये बुक होनी चाहिए रीडिंग। अगर रीडिंग नहीं है कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे ही कि आप समझ जाओगे, लेकिन रीडिंग होगी तो समझने में आसानी होगी। और साथ के साथ आपको कॉपी करना है, ये नहीं कि बाद में मुझे कुछ लिखना है बाद में वीडियो चलाएंगे, नहीं, वो बर्डन हो जाता है और बहुत लेंथी सिलेबस है इस बार का। इसको टफेस्ट पेपर माना जाता है इको ऑनर्स का, क्योंकि ये वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने माइक्रो मैक्रो पढ़ा है, एमएमई और एसएमई पढ़ा है। एमएमई का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है, उतना तो मैनेज किया जा सकता है क्योंकि सभी बच्चे 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए होते हैं, लेकिन एसएमई का बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चे मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से तो सारी क्वेरीज पूरी कर दी है। जिन बच्चों ने स्टैट्स नहीं पढ़ा है वो जल्दी से अपना ऑनलाइन पैकेज ले लें और स्टैट्स रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि बिना उसके इकोनोमेट्रिक्स नहीं होगा। तो मैंने एक स्टूडेंट के तरीके से सोच करके जो जो मुझे लगा मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैंने कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया, तो आप इस नंबर पे 9311377321 पे मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरीज है पूछ सकते हो। डाउट क्लास का सिस्टम सबको पता है, जब जैसे ही आप एडमिशन लोगे, आप फीस सबमिट करोगे, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर फोटो खींच करके अपने क्वेश्चन का भेज दिया करना। फिर उसी को हम उस दिन इवनिंग में आफ्टर कंक्लूडिंग द क्लास डाउट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो दैट्स ऑल फॉर हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, और कॉन्टिन्यूएशन में एक भी क्लास एब्सेंट नहीं करना। अगर आप एब्सेंट करते हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट फ्रॉम द वीडियो। और आपको बिल्कुल नए अपडेटेड लाइव क्लास में धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बनेगा वैसे वैसे वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और नहीं तो आप पुराने वीडियोस से भी आप अपना पढ़ सकते हो अगर हम लोग उस चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं तो दैट्स ऑल फॉर दिस। और बच्चे फिर अब हम लोग चलते हैं फिर अब एक नए और अच्छे सफर पे। जो 3 सेमेस्टर से तैयारी किए थे वो 4th सेम के लिए, तो 4th सेम कर लेते हैं। 4th सेम कर लिए ना, नाउ द बैटल ऑफ इको ऑनर्स इज वॉन। अब 5th और 6th थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि नाउ यू आर मैच्योर्ड एनफ, अब आप चीजों को समझने लगोगे। लेकिन 4th सेम सबसे टफ होता है, याद रखना। 4th सेम को क्रॉस कर जाओ, उसके बाद से फिर मजे हैं अपने। ठीक है बच्चे, तो ओके बच्चे, चलो मिलते हैं। आपको जैसे जैसे मैसेज जाएगा आप क्लास ज्वाइन करो एंड वी विल सर्टेनली एंजॉय द क्लास। एंड चलो अब एक नए सफर पे इकोनोमेट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो दैट्स ऑल एंड बाय 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 बाय।